जी नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करने लगे हैं एंडोकार्डाइटिस। तो ये एंडोकार्डाइटिस तो आपको पता है ना कि एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और उसमें अब हम लोग ऐसे करते हैं जैसे जैसे हम लोग एमसीक्यूज करते हैं। पहले है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मतलब जिसमें कोई इन्फेक्शन है, जिस बैक्टीरियल मोस्ट प्रोबेबली होते हैं, अदरवाइज फंगल या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल है। अब बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में ना क्या होता है कि पहले तो आपको बताना चाहिए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता क्या है। होता ये है कि सिंपली आप एक बंदा है वो तो उसके ब्लड में चला गया बैक्टीरिया कोई इस इन्फेक्शन की वजह से, और वो बैक्टीरिया जाके फिर उसकी जो एंडोकार्डियम है, अब हमें इलम है जो वाल्स हैं उनके ऊपर भी एंडोकार्डियम होती है ना, तो उनकी जो वाल्स के ऊपर एंडोकार्डियम होते हैं तो उनको इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। एज ए रिजल्ट वाल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और फिर वाल्स के मसले शुरू हो जाते हैं। तो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, एक बंदे को ना फीवर होगा, साथ में न्यूली डायग्नोस्ड कोई मरमर होगा दिल का कोई, ठीक है। तो इसको आप सस्पेक्ट करोगे एज अ केस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और इसमें और क्या मसले होंगे, इसमें मसले और ये होंगे कि जो इन्फ्लेमेशन होगी ना वाल्स की उनकी एंडोकार्डियम की, तो उसकी वजह से ना यहाँ वेजिटेशंस बनेंगी, स्मॉल ट्राइबल वेजिटेशंस बनेंगी, जो कि फिर उतर उतर के आगे जाएंगी और आगे जाके ब्लॉक करेंगी वेसल्स को, जिसकी वजह से हमें जो नाखूनों पे जो स्प्लिंटर हेमरेजेस नजर आते हैं, तो वो इस तरह के मसले पेयर होंगे। इसके अलावा इम्यून कम्प्लेक्सेस भी बनते हैं इस बीमारी में, उससे रिलेटेड भी जॉन विलियंस या फिर रोथ स्पॉट्स वगैरह आंखों में वो पेयर होते हैं। खैर देखते हैं जो जो चीज़ें रिलेटेड हुई ना हम वो डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। पहला आ गया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसमें 7 साल का बंदा है और उसको स्किन पे स्पॉट्स बन रहे हैं, नेल बेड पे हेमरेजेस बन रहे हैं और साथ में एक मरमर है। वैसे होना चाहिए था कि न्यूली डायग्नोस्ड मरमर है। तो अगर फीवर है और न्यूली डायग्नोस्ड मरमर है तो मोस्ट प्रोबेबली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। लार्ज फ्राइबल वेजिटेशंस बनती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर। और आईवी ड्रग अब्यूजर्स हो तो उसमें आपको पता है कि वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का चांस ज़्यादा होता है, खास तौर पे बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के। ठीक है, अच्छा आगे आ गया कि इसमें आपने करना क्या होता है। सबसे पहले इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपने ब्लड कल्चर लेने होते हैं। ब्लड के ना तकरीबन 3 से 4 आप लोगों ने सैंपल लेने होते हैं विद इन 24 आवर्स, डिफरेंट डिफरेंट साइड से, मतलब कोई एक राइट आर्म से ले लिया तो दूसरा लेफ्ट आर्म से ले लिया, इस तरह करके ना डिफरेंट साइड से 4 सैंपल लेने होते हैं, उनको भेजना होता है कल्चर के लिए। और ये तो एक हो गया एक्यूट, एक होता है एक्यूट और एक होता है सब एक्यूट। एक्यूट और सब एक्यूट में ये फर्क है कि जो एक्यूट है वो वीक्स टू मंथ्स में, सॉरी डेज टू वीक्स में डेवलप होते हैं, और जो सब एक्यूट है वो वीक्स टू मंथ्स में डेवलप होते हैं। एक्यूट का मोस्ट कॉमन काज होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और इसमें फीवर भी ज्यादा होते हैं, हाई ग्रेड होते हैं, जबकि जो और नुकसान भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, वाल्व का ना जो इशू बनते हैं वो ज्यादा बनते हैं, जबकि जो विरिडेंस करवाते हैं ना, ये करवाते हैं कह लो कि स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है ये करवाता है सब एक्यूट। एक बात, दूसरी बात ये कि इसमें फीवर भी माइल्ड होता है और दूसरा दिल के मतलब इतना स्वेयर भी नहीं होता। लेकिन इसमें ये है कि जो विरिडेंस है ना मोस्ट कॉमनली करवाता है अगर हार्ट का पहले से ही कोई मसला चल रहा हो, कोई वाल्व वगैरह का ना पहले से मसला चल रहा हो ना, तो उसमें विरिडेंस ज्यादा कॉमन है। उसके अलावा अगर डेंटल आपका हाइजीन पुअर है ना तब भी विरिडेंस ज्यादा कॉमन है उसके उन केसेस में। तो ये अपने पास आ जाएगा स्टेफ विरिडेंस से एसोसिएटेड। सब एक्यूट है। आप देखो आपको ना माइटल स्टेनोसिस में रिमेटिक माइटल स्टेनोसिस, मतलब पहले दिल का मसला चल रहा था कोई और अब उसने ना टूथ एक्सट्रैक्शन करवाई है और हुआ उसको सब एक्यूट है, तो कौन करवाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। मोस्ट कॉमन काज सब एक्यूट का कौन है, विरिडेंस और विरिडेंस। ठीक है, डैमेज्ड हार्ट वाल्व हो ना तो तब कौन कॉमन है, विरिडेंस। फिर अपने पास आ गया नॉन बैक्टीरियल या फिर नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। उसमें मैलिग्नेंसी, एसएलई, ठीक है, ओल्ड एज, ये कुछ चीजें हैं जो कि एंडोकार्डाइटिस करवा सकती हैं। जो एसएलई करवाते हैं उसे कहते हैं लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस, सही है। और नॉन थ्रोम्बोटिक बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कैंसर में हो सकता है, कैंसर में हो सकता है। प्रोफिलैक्सिस और एंडोकार्डाइटिस आपने क्या दे सकते हो यार, ये अब इसमें ना ये देखना पड़ेगा।
कि किसी इसके लिए कोई या तो कोई प्रॉपर कहीं से आपको देखना पड़ेगा कि क्या प्रोटोकॉल होता है, कैसे देना होता है। अलबत्ता वैनकोमाइसिन और जेंटामाइसिन तो देते हैं, और अगर एक बंदे ने कोई टूथ वगैरह का कोई करवाना है ना, एक्सट्रैक्शन वगैरह करवानी है, तो उसको ना अमोक्सिसिलिन देते होते हैं प्रोफिलैक्सिस के लिए। तो ये चीज़ है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि वो यहाँ इधर उसने मैंने शायद इस बात को सही से एक्सप्लेन नहीं किया था लास्ट टाइम। ये रूमेटिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है, पहले से उसको एक मसला चल रहा है, अब उसको एंडोकार्डाइटिस से बचाने के लिए प्रोफिलैक्सिस देनी है, तो क्या दोगे? अमोक्सिसिलिन। ये एक्चुअली अगले टॉपिक का एमसीक्यू है। सही है, जरूरी, हाँ, सही है ना। तो मतलब जरूरी नहीं रूमेटिक हार्ट डिजीज हो, कोई भी दिल का मसला है पहले नोन, और आपने उसकी कोई डेंटल प्रोसीजर करना है, तो आपको अमोक्सिसिलिन देनी चाहिए एंडोकार्डाइटिस को बचाने के लिए। सही है, ये हो गया। अब अपने पास आ गया कुछ के आईवी ड्रग्स यूजर्स में हमें पता है ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि आईवी ड्रग यूजर्स में वेन में जाएगा ना बैक्टीरिया सबसे पहले, और वेन, जो वेन में वीनस ब्लड है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में जाता है जहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्ट होगा। अलबत्ता ओवरऑल अगर देखा जाए तो माइट्रल वाल्व ज्यादा कॉमन है। सही है, आईवी ड्रग यूजर्स में ट्राइकस्पिड वाल्व की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कॉमन है। ये वही बात आ गई, मोस्ट कॉमनली ये दो वाल्व ही है, माइट्रल और एओर्टिक, वैसे ओवरऑल जो कॉमन है। अच्छा, और कहते हैं बंदे को एंडोकार्डाइटिस डायग्नोज हुआ है और लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन है उसके कार्डियक टिश्यू के अंदर, तो ये इस तरह का एमसीक्यू पहले भी आ चुका है। अच्छा, ओल्ड मैन है, रूमेटिक वाल्वुलर हार्ट डिजीज है और उसको हल्का हल्का बुखार है 2 हफ्तों से, और पैन सिस्टोलिक मरमर एक इन एडिशन टू अ पैन सिस्टोलिक मरमर, स्प्लीनोमेगाली, क्लबिंग, ये भी है। रूमेटिक हार्ट डिजीज में अगर लॉन्ग टर्म हो ना, तो उसमें स्प्लीनोमेगाली हो सकती है। तो क्या चीज़ देनी चाहिए आपको? ये आई गेस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की ट्रीटमेंट देनी है आपने अब, तो पेंसिलिन और जेंटामाइसिन बनेगा। कि मतलब उसको पहले रूमेटिक हार्ट डिजीज थी, अब उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी हो गया है, तो अब आपने उसकी मैनेजमेंट करनी है। इसमें ये है कि चाइल्डहुड रिकरेंट फ्रेंजाइटिस जो होता रहा है ग्रुप बी स्टेप से, और अब उसको ना जॉइंट पेन भी रहता था, मतलब उसको ये पिछले टॉपिक का आया है। ये रूमेटिक हार्ट डिजीज है, इसमें मोस्ट कॉमन मेटल वाल्व इन्वॉल्व होते हैं। फीवर है, मेलाइस है, एनीमिया है, और एग्जामिनेशन पे स्प्लीनोमेगाली और स्प्लिंटर हेमरेजेस है। स्प्लिंटर हेमरेजेस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में आते हैं, और उसकी सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन ब्लड कल्चर भेजने होते हैं अपने 4। बाकी वही है कि एक बंदा उसको पहले से वाल्वुलर हार्ट डिजीज थी, तो विलिडेंस करवाएगा, और इसमें भी वही लिखा हुआ है कि वाल्वुलर हार्ट डिजीज थी, उसमें आईयूसीडी रखवाना है, तो फिकैलिस करवाएगा। अच्छा नहीं, फिकैलिस वैसे ना, फिकैलिस की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है अगर कोलोन से इन्फेक्शन फैला हो। यहाँ उसने बात की है आईयूसीडी इंसर्शन है, तो इसका आइडिया नहीं है। ये ना, इसको आपने देख लेना है, अगर वैसे कोलोन से अगर फैले ना बैक्टीरिया और वो एंडोकार्डाइटिस करवाए, तो वो ये वाला बैक्टीरिया होता है। अब आईयूसीडी का देखना पड़ेगा, वही बातें आ गई हैं मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये तो नहीं है। मोस्ट कॉमन है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अगर सब एक्यूट पूछता ना, बल्कि इधर लिखा हुआ है अगर एक्यूट है तो उसमें ये मोस्ट कॉमन है, सब एक्यूट में ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, ओवरऑल कह रहा है कि कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हम लोग स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो मैंने पढ़ा है तो मैं इसको ही बताऊंगा, बाकी आप देख लेना। यहाँ बल्कि वो कह रहा है कि एमआरसीपी, लेकिन ये कह रहा है सीपीएसपी के लिए आप स्टेप विजिडेंस को फॉलो करो, तो आप भी इसी को फॉलो कर लो, स्टेप विजिडेंस को फॉलो कर लो। ठीक है। अच्छा, 8 मंथ्स आफ्टर प्रोस्थेटिक वाल प्लेसमेंट, अब उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है, तो कौन काज करेगा? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अच्छा, इसमें ये चीज है कि वैसे ना हमने पढ़ा है प्रोस्थेटिक वॉल्स में जो मोस्ट कॉमन है वो अपने पास होता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, लेकिन इस ये विद इन फर्स्ट 2 मंथ्स में अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है, सही है। लेकिन अगर 2 माह के बाद हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो वाल नहीं, जो प्रोस्थेटिक वाल था उसमें नहीं था इन्फेक्शन, मतलब उसका मसला नहीं था। अब ये नॉर्मल एक आम बंदे की तरह, जिस तरह के आम बंदे को ज्यादा रिस्क होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के इन्फेक्शन का, उसी तरह उस बंदे को भी ज्यादा कॉमन इसी का
इन्फेक्शन का रिस्क है। कुछ आई समझ? ये अपने पास आ गया टूथ एक, ये आई गेस रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है। अच्छा, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद वेलुलर डिफेक्ट, और 1 माह बाद उसको हो गया, तो ये स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस है। और अगर 8 माह बाद हुए तो भला प्रोस्थेटिक वाल हो लेकिन स्टेफाइलोकोकस ऑरिस बनेगा। सही है। अब अपने पास आ गया करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कैसे होंगी? डैमेज वाल, थ्रोम्बस बनना, परफोरेशन होना, और एम्बोलाई बनना। अच्छा, करेक्ट वैसे कह रहे हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस की सीक्वेंस है डैमेज वाल, थ्रोम्बस, बैक्टीरियमिया और परफोरेशन। चलो इसको देखना पड़ेगा। अगर अपने पास आ गया क्रोनिक हार्ट फेलियर, तो उसके अंदर आपको पता है कि बीएनपी है, जो कि इसका लेवल ज़्यादा होता है, और इससे हम लोग डायग्नोसिस बना सकते हैं हार्ट फेलियर का। सही है। अच्छा, जो एएनपी है वो एट्रिया से रिलीज होता है, बीएनपी वेंट्रिकल से रिलीज होता है, एक बात। बाकी दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि साइक्लिक जीएमपी के थ्रू एक्ट करते हैं। मतलब एक एंजाइम, एक जो इनके रिसेप्टर होता है ना, वो होता है ग्वानालाइल साइक्लेज। मतलब लाइक अगर लेट्स सपोज ये एक सेल है, तो ये रिसेप्टर है इनका, और ये इस रिसेप्टर के अंदर होती है ग्वानालाइल साइक्लेज की एक्टिविटी। अभी एएनपी या बीएनपी आके इधर बाइंड करते हैं, और ये जो रिसेप्टर होता है ना, ये साइक्लिक जीटीपी को कन्वर्ट करना शुरू कर देता है साइक्लिक जीएमपी में। सही है। फिर साइक्लिक जीएमपी जाके बॉडी सेल के अंदर जो भी एक्शन परफॉर्म करवाने होते हैं तो वो करवाते हैं। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ाते हैं दोनों। और बाकी एएनपी का तो मैंने आपको बता दिया। इसको याद रखने का तरीका है कि रास को बिल्कुल ऑपोजिट करेगा। बाकी देखते हैं जो वो पूछेगा। हार्ट फेलियर में कौन सा एंजाइम रिलीज हो रहा होता है वेंट्रिकल्स में से? बीएनपी। इसी को डायग्नोज करके हम लोग डिटेक्ट करके हार्ट फेलियर को डायग्नोज करते हैं। हार्ट फेलियर के डायग्नोसिस के लिए बीएनपी एंजाइम है ये। और इन डिहाइड्रेशन ये ठीक है। अच्छा, इन डिहाइड्रेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ किसकी ज्यादा होगी डिहाइड्रेशन में? एएनपी का लेवल क्यों ज्यादा होगा? ये तो जब प्लाज्मा का लेवल ज्यादा होगा और एट्रिया में ज्यादा वॉल्यूम जाएगा तब एएनपी रिलीज होगा ना, तो डिहाइड्रेशन में तो रिलीज नहीं होगा। secretion is stimulated by extracellular fluid volume expansion। सही है। जब प्लाज्मा लेवल ज्यादा होगा तब एएनपी आता है। कौन सा हार्मोन है जो कि साइक्लिक जीएमपी को थ्रू एक्ट करता है? वो एएनपी है। और राइट एट्रियल प्रेशर व्हेन इंक्रीज बाय बैलून एंजियोप्लास्टी, तो उससे एएनपी का मतलब सेम चीज है कि वही अपने एट्रिया के अंदर ना बलून एंजियोप्लास्टी की, वो डाल के बलून इन्फ्लेट किया, एट्रिया में प्रेशर लगा और उसने एएनपी रिलीज करना शुरू कर दिया। ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज कौन करेगा? एएनपी। और एएनपी को हम थेरेपेटिकली कब देते हैं? हाइपरटेंशन के लिए। सही है। सोडियम रिटेंशन इन द बॉडी इज अ फीचर ऑफ हार्ट फेलियर। यार इसमें ये रीजन हो सकती है कि आपको पता है कि